हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सचिन में। बच्चों, जो आज की हमारी वीडियो है ये है एनसीईआरटी क्लास 10th के मैथ्स की वीडियो, जिसमें हम लोग आज दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म यानी चैप्टर नंबर 3 को पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। बच्चों, कोशिश करूंगा कि बाइलिंगुअल एक्सप्लेनेशन दे पाऊं, यानी दोनों ही भाषाओं में, हिंदी और इंग्लिश में। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखें। इससे पहले की जो वीडियोज़ हैं उनको भी आप लोग जरूर देखें। यहाँ पर प्लेलिस्ट की जो आपकी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दी है। और बच्चों, आपको अगर ये वाली वीडियो पसंद आए तो इसको अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक भी करें इसको। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलिए बच्चों, ये वाली जो वीडियो है ग्राफ इसमें हमें बनाने हैं, इसलिए हम इसको कॉपी और पेन पर, मतलब कॉपी पेन के साथ सॉल्व करेंगे इस वाली जो एक्सरसाइज को, और उसको समझेंगे भी कॉपी पेन पर। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो और चलते हैं कॉपी पेन को लेकर। तो बच्चों चलिए, हमारा जो चैप्टर 2 है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, हमारे चैप्टर का जो नाम है दैट इज़, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कुछ लिख रखा है, जो मटेरियल है हमारे पास, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यानी इंग्लिश में अगर हम बात करें तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो बच्चों यहाँ पर जो चैप्टर का नाम है उसको थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। देखो, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, पूरा पार्ट ये हो गया। यहाँ पे हम इसमें से समझेंगे कि रैखिक समीकरण क्या होता है। सबसे पहला हमारा काम होगा रैखिक समीकरण को समझना। बच्चों, रैखिक समीकरण वे समीकरण होते हैं जिनमें चर की घात जो होती है वो एक होती है, चर की अधिकतम घात, यानी मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इन एनी इक्वेशन इज 1। ठीक है, इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पे रैखिक समीकरण, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, इसको एक बार मैं बता रहा हूँ, वैसे आप लोग समझ लो। लीनियर इक्वेशन, देखिए लीनियर इक्वेशन यानी हमारे चर की, हमारी वेरिएबल की जो पावर होनी चाहिए मैक्सिमम, वो 1 होनी चाहिए। अब 1 पावर में जो भी मैक्सिमम पावर 1 हो तो जो भी इक्वेशन बनेगा उसको हम लोग रैखिक समीकरण बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। अब ये दो टाइप से हमें मिलते हैं, एक चर में यानी कि इन वन वेरिएबल, एक चर का मतलब हुआ एक वेरिएबल में। ठीक है, इसका एग्जाम्पल सपोज करो आपके पास हो गया 3x + 4 इज इक्वल टू 0। आपने 3x + 4 इतना पढ़ा होगा क्या, एक पॉलिनोमियल, लेकिन हमने इक्वल में कुछ लगा दिया तो हो गया इक्वेशन। क्या हो गया, इक्वेशन। तो ये एक चर में है। देखिए यहाँ पर हमारा x लिखा हुआ है और इसकी मैक्सिमम पावर जो है वो 1 है। जब हमारे वेरिएबल पर कोई भी पावर ना लगी हो तो हम एक पावर लेके चलते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। तो अब यही देखिए बच्चों, यही हमें देखना है इन टू वेरिएबल्स, दो चर में, यहाँ से मिस्टेक हो चुका है। तो दो चर में, यहाँ पे हम देखेंगे दो चर में जो हमारा रैखिक समीकरण होगा उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो एग्जांपल एक तरीके से आप ले सकते हैं, 3x + 4y इज इक्वल टू 3 मान लिया सपोज दैट। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखो, ये एक इक्वेशन है ना, ये क्या है, एक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन लगा हुआ है। और हमारे पास वेरिएबल कितने हैं, x और y। हमारे पास यहाँ पर दो वेरिएबल हैं। तो इतना आप तो क्लियर हो गया होगा कि ये हमारा यहाँ पर कितने, 2 वेरिएबल्स में है, यानी कि हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन है वो 2 वेरिएबल में है। अब बच्चों आप ये समझ गए कि रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन क्या होता है। बाइलिंगुअल क्लास है ये, दोनों में समझाते हुए चलूंगा, चाहे आप सीबीएसई से हो चाहे यूपी बोर्ड से हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो एनसीईआरटी की बुक है वो दोनों ही बोर्ड्स में चलती है और आजकल ना यही बुक इंडिया में एकदम प्रेफर की जाती है। तो यहाँ पे बच्चों आपको इसी से पढ़ना पड़ेगा। तो बाइलिंगुअल क्लास है ये, इससे पहले मैंने हिंदी में ज़्यादा समझाया था, लेकिन इसमें थोड़ा सा बाइलिंगुअल देखेंगे हम लोग। रैखिक समीकरण युग्म, अब बात करते हैं युग्म। अच्छा बच्चों, यहाँ पर अगर हम बात करें युग्म का मतलब क्या होता है, पेयर। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब हुआ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, यानी हमें पेयर देखना है लीनियर इक्वेशन का। पेयर समझते हैं ना आप लोग, हिंदी वाले जो है, पेयर मतलब जोड़ा। पेयर का मतलब क्या हुआ, जोड़ा। ठीक है, कहते हैं जोड़ा है यानी दो लोग हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम रैखिक समीकरणों का युग्म देखेंगे, हम पेयर देखेंगे लीनियर इक्वेशंस का। अब बच्चों यहाँ पे हमारे पास एक ये इक्वेशन है, अगर इसके साथ साथ एक और इक्वेशन दी गई होती तो यहाँ पे जोड़ा बन जाता ना, पेयर बन जाता। तो वही हमें यहाँ पे दिया जाएगा कुछ इस टाइप से, 2x + 3y इज इक्वल टू 4, और यहाँ पे हो गया 3x + 8y इज इक्वल टू 3। तो इस टाइप से हमें पेयर दी जाएगी। और बच्चों आपको स्टार्टिंग में ही बता दूं कि अगर हमारे पास दो वेरिएबल हैं, आप अभी ये बात अपने दिमाग में डाल लो, अभी से डाल लो।
ये बात एकदम अपने दिमाग में डाल लेनी है आपको कि अगर हमारे पास 2 वेरिएबल हैं तो हमारे पास 2 इक्वेशन होनी चाहिए, अगर हमारे पास 3 वेरिएबल हैं तो हमारे पास 3 इक्वेशन होनी चाहिए। और इसी तरह बच्चों यहाँ पे हमने देखा था ना 1 वेरिएबल, तो हमारे पास 1 वेरिएबल था तो हमें 1 इक्वेशन मिली थी। जब भी आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मिलेगा तो जाहिर सी बात है वो 2 वेरिएबल में होगा, 2 वेरिएबल्स में होगा। तो बच्चों ये क्लियर हुआ ना कि अगर हमारे पास 2 वेरिएबल हैं तो हमें सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशन चाहिए ही चाहिए, और अगर हमारे पास 1 वेरिएबल है तो 1 इक्वेशन से काम चल जाएगा। ठीक है, 3 वेरिएबल हैं तो 3 इक्वेशन चाहिए। ये बात अभी से आप दिमाग में डाल लो। यानी हमारे पास जो एक्स वाई जेड ए बी सी डी जो भी दिया जाता है हमें वेरिएबल के रूप में, ठीक है, चर के रूप में, वो जो भी दिया जाए अगर वो आपके पास 2 हैं क्वेश्चन में तो आपको 2 इक्वेशन मस्ट हैं, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे, तभी आप दोनों वेरिएबल्स के वैल्यूज फाइंड कर पाएंगे। अब चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। व्यापक रूप, जनरल फॉर्म जिसको हम लोग बोलते हैं। तो देखो बच्चों, जो लीनियर इक्वेशन होता है इन 2 वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, तो उसके लिए जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म है। जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा आपको इससे कंपैरिजन करना पड़ेगा। इट इज नेसेसरी टू कंपेयर योर इक्वेशन विद जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पर दूसरा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, देखिए जैसा मैंने आपको एक बात बताई कि जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन होगा वो 2 वेरिएबल वाला, तो 2 इक्वेशन आएंगे यानी पेयर आएगा। तो ये तो बच्चों एक ही इक्वेशन हुआ। तो बच्चों यहाँ पर जब भी पेयर दिया जाए तो आप कंपेयर करेंगे ax1 प्लस बी y1 प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड द नेक्स्ट इज a2x, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, a1x b1 y है और c1 है। ठीक है, ax1 नहीं है। यहाँ पे a2x प्लस b2 y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। आपको जब भी इस टाइप से 2 इक्वेशन दिए जाएं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया जाए, तो आपको कंपैरिजन करनी है हमारे यहाँ पे फॉर्मूले के जो बेसिक इक्वेशन होते हैं, जो जनरल फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन की, उससे। ठीक है, उसके बाद हम कुछ सॉल्व करते हैं कुछ हद तक क्वेश्चंस को। तो अब आगे देखिएगा बच्चों, जब हम सॉल्व करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को, यानी जब हम हल करते हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरणों को, तो हमारे पास 2 मेथड होते हैं। आपको बहुत अच्छे से समझना है इस बात को। एक होता है बीजगणितीय विधि, एक होता है ज्यामितीय ग्राफीय विधि। ठीक है, बीजगणितीय को आप लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक मेथड, और दूसरा आपका होता है ग्राफिकल मेथड। ठीक है, या फिर ज्योमेट्रिकल मेथड जिसको हम लोग बोल सकते हैं। और बच्चों एक चीज़ आप लोग नोटिस करना है, इसको ध्यान रखना कि इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम लोग बोलते हैं युगपत समीकरण। इंग्लिश में इसको हम बोलेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशंस। ठीक है, 2 वेरिएबल वाले, 2 चरों में साइमल्टेनियस इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो आप सारी चीज़ें याद रखते हुए चलें इनको। ठीक है, इन्हीं को हम बोलते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस। ठीक है, युगपत समीकरण। अब एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो हमारा अलजेब्रिक मेथड होता है, अलजेब्रिक मेथड जो हम बाद में पढ़ेंगे सॉल्व करना, पहले तो हम लोग एक चीज़ समझे बात को। देखो अलजेब्रिक फॉर्म पहले देख लेते हैं हम लोग। अलजेब्रिक फॉर्म, ठीक है, अलजेब्रिक फॉर्म में किसी को कैसे लिखोगे, कोई भी लीनियर आपके पास इक्वेशन है उसको अलजेब्रिक फॉर्म में कैसे लिखोगे। तो बच्चों ये जो फॉर्म होती है ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये आपकी अलजेब्रिक फॉर्म ही होती है। अगर आपने किसी भी इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख दिया तो ये अलजेब्रिक फॉर्म ही हुई। और बच्चों अगला जो होता है वो होता है ग्राफिकल फॉर्म। ग्राफिकल फॉर्म, या इसको हम लोग बोल सकते हैं ग्राफिकल और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, देखिए बच्चों जब आप बाइलिंगुअल पढ़ते हैं ना तो आपको और ज़्यादा अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि आपको दोनों लैंग्वेज में समझना होता है। आपकी नेटिव लैंग्वेज जो है और आपकी जो सेकेंडरी लैंग्वेज है इंग्लिश, उसमें भी समझना होता है। तो आप बाइलिंगुअल पढ़ा करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो ग्राफिकल फॉर्म और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि हम इससे समझेंगे कि जो हमारी ज्यामितीय रूप हुआ या फिर ग्राफीय रूप हुआ जो हमारे समीकरणों का, जो हमारे इक्वेशंस का, या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब ग्राफीय निरूपण जो हम समझेंगे। देखिए मैं आपको बता दूं यहीं से कि कोई भी इक्वेशन है, कोई भी लीनियर इक्वेशन है, उसको जब हम एक ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करते हैं तो देखिए ये क्या लिखा है, ये आप समझो थोड़ा सा। लीनियर मतलब यहाँ पे लाइन आ रहा है ना, और इसकी हिंदी देखो रैखिक। रैखिक मतलब रेखा, इससे क्या निकल रहा है, रेखा। मतलब जब भी किसी हम लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं तो बी फाइंड अ स्ट्रेट लाइन।
क्या प्राप्त होती है हमें बच्चों प्राप्त होती है एक स्ट्रेट लाइन, क्या, एक सीधी रेखा। समझ रहे हैं ना आप बात को, एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है हमें। क्या प्राप्त होती है? स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है बच्चों। ओके, स्ट्रेट लाइन। तो बच्चों हमें एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है कहाँ? ग्राफ पर। तो जब भी हम किसी भी लीनियर इक्वेशन को, रैखिक समीकरणों को ग्राफ पे दर्शाते हैं तो हमें यहाँ पे मिलती हैं रेखाएं। ठीक है, अगर हमारे पास पेयर है तो 2 रेखाएं मिलेंगी। आपको इतना तो कंफर्म हो ही गया होगा कि अगर हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो हमें कितनी रेखाएं मिलेंगी ग्राफ पर? 2, क्योंकि पेयर में 2 इक्वेशन होते हैं। तो बच्चों ये सब आपको समझना था। देखो अगर मैंने जो लिखा है वो अब दिखाई दे रहा होगा आपको एक्चुअल में सारा कुछ। देखिए ग्राफिकल फॉर्म ऑफ और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी लीनियर मतलब एक हो गया, लाइन यहाँ पे है तो लाइन मतलब एक रेखा मिलेगी हमें। जब हम इसको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे तो एक लाइन मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, एक रेखा मिलेगी। तो बच्चों चलो अब हम बढ़ते हैं हमारे कुछ रूल्स हैं उनकी तरफ। ठीक है, मैंने जैसा कि आपको बताया कि हमारे पास अगर पेयर है लीनियर इक्वेशंस का, क्या है? पेयर है, मतलब हमारे पास 2 इक्वेशन है। मैं दोनों यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखो 2 इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इफ वी हैव द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड वी ड्रॉ ऑन द ग्राफ, तो वी गॉट 2 स्ट्रेट लाइन्स। कितनी रेखाएं प्राप्त होंगी हमें? 2 स्ट्रेट लाइन प्राप्त होंगी। कितनी? 2 स्ट्रेट लाइन हमें यहाँ पे प्राप्त होंगी। कहाँ पे? ग्राफ पर। अब इन दोनों स्ट्रेट लाइन से कुछ रूल बनते हैं बच्चों, जो कि मैं आपको हिंदी में बताऊंगा और इंग्लिश में बोल के चलूंगा। ठीक है, वो रूल आपको याद रखने हैं, वो रूल एकदम मस्ट हैं। थोड़ा सा क्या करता हूँ यहाँ पे फोटो डाल देता हूँ, लिखने से बेहतर है कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा फोटो डाल दूँ तो आपको थोड़ा सा जल्दी थोड़ा सा खत्म हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे इस फोटो के माध्यम से समझ लेते हैं, जो कि हमारी NCERT की बुक की है। और नीचे जो हमारे पास इंग्लिश में सारा कुछ डेटा लिखा हुआ है इसी का, तो आप लोग समझेंगे इसको। यहाँ पे देखो हमारे पास पहला जो पॉइंट है, क्या कह रहा है पहला पॉइंट हमारा, कि अगर हम हमारे समीकरणों की रेखाओं को कहाँ पे ड्रॉ करें? ग्राफ पे ड्रॉ करें। कहाँ पे ड्रॉ करें? ग्राफ पे। तो रेखाएं अगर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, इफ द लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, ठीक है, ओनली अ पॉइंट, याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ एक स्थान पर, तो हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे जो हमारा जो लीनियर पेयर हमें जो मिला है इसका एक यूनिक सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है? एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल, पहला पॉइंट आप समझे, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल, जिसको हम लोग बोल सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, थोड़ा सा साइड में करके इसको देख लो, यूनिक सॉल्यूशन आपको मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, और बच्चों अगर हमारे पास जो रेखाएं हैं, समझना ध्यान से, जो रेखाएं हमारे पास हैं वो एक दूसरे को काटे बिना, जस्ट देखो पहले वाले में केस में क्या था, एक दूसरे को ऐसे काट रही थी। ठीक है, इंटरसेक्ट करनी चाहिए। दूसरे वाले केस में एक रेखा ये है, दूसरी भी इसके ऊपर है, यानी कि जस्ट एक दूसरे पे ऊपर हो। ठीक है, एक दूसरे के जस्ट ऊपर हो, तो हम क्या बोलते हैं? तो हम बोलते हैं कि उसके अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, यानी कि मैनी सॉल्यूशंस प्राप्त होंगे। ठीक है, आप देखिए ध्यान से, ये लिख के सब कुछ आ रहा है। ठीक है, मैंने सारी इसीलिए फोटोज डाल दी हैं कि आप समझ जाएं। मैनी सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, टू मच सॉल्यूशंस। वो क्यों होंगे? देखो बच्चों, जब भी कोई रेखा इंटरसेक्ट करती है, कोई 2 रेखाएं इंटरसेक्ट करती हैं, तो उनका जो सॉल्यूशन होता है वो उनका इंटरसेक्ट करने वाला पॉइंट होता है, जहां पे वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, जहां पे वो एक दूसरे को काट रही हैं। अब सोचो कि अगर एक रेखा दूसरे के जस्ट ऊपर है, यानी एक लाइन दूसरी लाइन के एकदम ऊपर है, ठीक है, तो वहां पे वो बहुत सारे पॉइंट को टच करेगी एक दूसरी लाइन। तो इसलिए यहाँ पर मैनी सॉल्यूशंस होंगे, अनेक हल होंगे। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आप बोल सकते हैं इनको। तो चलिए यहाँ पे 2 पॉइंट हमारी क्लियर हो गए। तीसरा हमारा पॉइंट है, अगर लाइन आपकी कैसी है? पैरेलल है। यहाँ L1 और L2, यानी लाइन 2 और 1 दोनों ये थी, यहाँ L1 ये वाली L2 है और यहाँ ये L1 और L2 है। अगर आपकी लाइंस जो हैं वो पैरेलल हैं, कैसी हैं? समांतर हैं,
कैसी है, समांतर है। इस बात को भी समझो, अगर लाइन आपकी समांतर है तो देखो कहीं भी नहीं काटेंगी। और बच्चों जब तक लाइंस हमारी काटेंगी नहीं, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तब तक कोई सॉल्यूशन प्राप्त नहीं होगा। अगर लाइन पैरेलल है तो सिंपल सी बात है कि दोनों साइड हम बढ़ाएंगे तो कहीं भी नहीं काटेंगी। इसका मतलब यहाँ पे नॉट एनी सॉल्यूशन, ठीक है, नॉट एनी सॉल्यूशन, कोई भी हल नहीं होगा, कोई भी हल नहीं, ठीक है, यहाँ पे कोई भी हल नहीं होगा। अब देखो बच्चों, पहले केस में हम बोलते हैं कि जो हमारा लीनियर पेयर दिया गया है वह संगत है। ध्यान से समझना, क्या जब लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें और एक यूनिक सॉल्यूशन आपको मिले, यानी कि एक अद्वितीय हल मिले, तो हम बोलते हैं कि जो लाइंस हैं, जो इक्वेशंस दिए गए हैं वो संगत हैं। कैसे हैं, संगत हैं, मतलब कंसिस्टेंट हैं। कैसे हैं, कंसिस्टेंट, ओके, ठीक है। दूसरा जो हमारे पास सिचुएशन है ना, जिसमें मैनी सॉल्यूशंस मिलेंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिलेंगे, उसमें जो हमारी लाइन होंगी वो आश्रित होंगी। कैसी होंगी, आश्रित, मतलब एक दूसरे पर डिपेंड करेंगी, डिपेंडेबल होंगी या डिपेंडेंट होंगी, कुछ भी लिख सकते हैं आप, डिपेंड होंगी एक दूसरे पर, डिपेंडेंट, ओके। और जो तीसरा हमारे पास पॉइंट आ रहा है नॉट एनी सॉल्यूशन वाला, यानी कोई भी हल नहीं, इसमें क्या होंगी, लाइन जो होगी वो इनकंसिस्टेंट होगी। कैसी, इनकंसिस्टेंट, यानी असंगत होंगी। जो हमारे समीकरण होंगे वो असंगत होंगे। अब आप लोग याद रखेंगे, देखो ये पूछा जाता है, ये आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में पूछे गए कि कौन से समीकरण संगत हैं, कौन से असंगत हैं, मतलब कंसिस्टेंट हैं, इनकंसिस्टेंट है या डिपेंडेंट हैं, कैसे हैं ये आपको बताने पड़ेंगे। तो मैंने यही आपको दिखा दिया है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर ये तो हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से हमने पता लगाया कि किसका यूनिक सॉल्यूशन है, किसके बहुत सारे सॉल्यूशन है और किसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, यानी किन किन इक्वेशंस को हम किस किस प्रकार से डील कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें अलजेब्रिक फॉर्म में लिखने के बाद, तो हमारे पास यहाँ पे कुछ कोफिशिएंट का रिलेशन आता है, गुणांकों का। किसका, गुणांकों का, जिनको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट, ठीक है। कोफिशिएंट का कोई रिलेशन आता है। देखिए ये कोफिशिएंट है हमारे पास, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है इसका, x का कोफिशिएंट है a1, y का है b1 और यहाँ पे ये c1 जो है वो हमारा अचर पद है, क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट a2, यहाँ पे y का कोफिशिएंट v2 और यहाँ पे ये c2 जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है। तो कोफिशिएंट के रिलेशन से भी आप ये सारे कंडीशंस निकाल सकते हैं। देखो जो हमारा पहला केस था यहाँ पे अद्वितीय हल वाला, ये कब हमें मिलता है, अद्वितीय हल। अब इंग्लिश आप ऊपर समझ चुके हैं, यानी यूनिक सॉल्यूशंस। ये कब मिलता है, जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो। आप सबसे पहले a1/a2 निकालेंगे और वो नॉट इक्वल टू b1/b2 आ जाए तो आपका अद्वितीय हल होगा, यानी यूनिक सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। दूसरा क्या है, दूसरा है आपका अपरिमित रूप से अनेक हल, यानी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस जो हमारा आएगा वो कब आएगा, वो आएगा जब हमारा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस भी इसको बोलते हैं, ये याद रखना, ठीक है। एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, यानी बहुत सारे इसके हल आएंगे। तो ये कब आएगा आपका, अपरिमित रूप से अनेक हल। देखो एक बार इसको हिंदी लिख देते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल, इसकी इंग्लिश में बोले दे रहा हूँ, ठीक है। एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, अनेक हल, ये कब आएगा बच्चों, इसके लिए कंडीशन होनी चाहिए a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये तीनों रेशियो आपके इक्वल आने चाहिए, तब ये वाला आपको मिलेगा। और बच्चों जो हमारा तीसरा पॉइंट बचा है, कोई भी हल नहीं, कोई भी हल नहीं, यानी नो सॉल्यूशंस, इसको क्या बोलेंगे, नॉट एनी सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन, ठीक है। कोई भी हल नहीं, हल नहीं। तो इसके लिए जो कंडीशन होती है वो होती है a1/a2 और b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2, ओके, ये कंडीशन होती है। अब बच्चों आप लोग जानते हो इसमें जो हमारे समीकरण होते हैं वो संगत बोले जाते हैं, संगत यानी कंसिस्टेंट बोले जाते हैं, कंसिस्टेंट। और इस वाले लास्ट वाले में हमारे असंगत बोले जाते हैं, ठीक है। जब रेखाएं समांतर हों या फिर ये तीनों, ये दो रेशियो तो बराबर हों लेकिन ये तीसरे वाले रेशियो के बराबर ना हो तो बोले जाते हैं असंगत, मतलब कि इनकंसिस्टेंट बोले जाते हैं, ठीक है। और बीच वाले पे डिपेंडेंट यानी आश्रित बोले जाते हैं। तो यहाँ तक हमने जो एक्सरसाइज करने से पहले का पूरा काम था वो कर लिया है। अब प्रोसीड करते हैं हमारी एक्सरसाइज 3.1 की तरफ, जो कि एनसीईआरटी की बुक से करेंगे और बहुत ही कम 3 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन जो भी हैं इसमें
और हम तुरंत के तुरंत यहाँ पे अभी देख लेंगे और इसमें हम ग्राफ बनाना भी सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखना पूरी एक्सरसाइज को, हम लोग ग्राफ बनाना भी इसमें सीखेंगे। तो चलिए बच्चों, जो हमारा एक्सरसाइज है 3.1 उसका पहला क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक्सरसाइज डाली नहीं है ऊपर, आप लोग समझ सकते हैं ये, और मैं हिंदी में लिख के यहाँ पे बैठा हूँ। इसका एक और मीनिंग है भाई, आपको क्या करना है, आप अगर इंग्लिश से पढ़ रहे हैं तो आप अपनी एनसीईआरटी की बुक को यहाँ पे निकाल के रखिए। ठीक है, और पहला क्वेश्चन यही होगा आफ्ताब वाला। ठीक है, आफ्ताब वाला ही फर्स्ट क्वेश्चन होगा। तो जब आप उसको हिंदी में समझेंगे तो आपको यही जो यहाँ पे हिंदी वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है, जस्ट यही क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। ठीक है, जब आप अपने दिमाग लगाकर उसको हिंदी में समझेंगे तो यही क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, आफ्ताब क्या कर रहा है, अपनी पुत्री से कह रहा है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो बच्चों सबसे पहला काम हमें सिर्फ यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, व्यक्त करना है। हमारा काम यहाँ पे इस वाली एक्सरसाइज में सॉल्यूशन निकालना नहीं है, हम सिर्फ यहाँ पे रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। ओके बच्चों, तो आप लोग बिल्कुल ना घबराएं, आप बहुत आसानी से रिप्रेजेंट करना सीख जाएंगे। देखिए बच्चों, जो आफ्ताब महोदय हैं वो अपनी पुत्री से कह रहे हैं कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था और अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो हमें क्या करना है, हमें जो 2 केस दिए गए हैं, 7 वर्ष पूर्व का और 3 वर्ष बाद का, दोनों केस को यहाँ पर एल्जेब्रिक फॉर्म में लिखना है। तो उसके लिए बच्चों आपको क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मानेंगे, माना आफ्ताब की वर्तमान आयु, क्या मानेंगे, वर्तमान आयु। ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे मानेंगे। आफ्ताब की हमने वर्तमान आयु मान ली x वर्ष, ठीक है, और आफ्ताब की पुत्री की वर्तमान आयु हमने क्या मान ली, 22 वर्ष। अब बच्चों इसी चीज को आपको इंग्लिश में कैसे लिख पाओगे आप लोग, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, आफ्ताब लिखा हुआ है तो आफ्ताब इज इक्वल टू x ईयर्स, ठीक है, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब्स डॉटर इज इक्वल टू y ईयर्स। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में हमने लिख लिया। अब यहां से बस सॉल्व करना है। देखिए ये काम आप, मैं अगर सिर्फ हिंदी में लिखूँ ना तो इतना काम तो आप इंग्लिश में लिख के खुद ही कर सकते हैं। अगर आप इतना नहीं लिख पा रहे तो आप बाद में कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए हमारे पास केस फर्स्ट क्या है, केस फर्स्ट, हिंदी वाले भी केस फर्स्ट लिख सकते हैं। केस फर्स्ट हमारे पास है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब बच्चों आप लोग इतना तो कर सकते हैं। देखो आपको क्या करना है, आपको लिखना है 7 वर्ष पूर्व, यहां पे हम लिखेंगे आफ्ताब की आयु, ठीक है, यानी 7 ईयर बिफोर द आफ्ताब्स एज, ऐसे लिखेंगे 7 ईयर बिफोर आफ्ताब्स एज या आयु, आफ्ताब की आयु। अच्छा बच्चों ये बताओ 7 साल पहले, 7 वर्ष पहले आफ्ताब जो है वो 7 साल छोटा होगा, अभी उसकी आयु 11 वर्ष, आप मान लो 11 वर्ष है तो 7 साल पहले कितनी होगी, 4 वर्ष रही होगी, यानी 7 घट गया ना। तो अभी अगर x वर्ष है तो x माइनस 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, x माइनस 7 वर्ष। ठीक है, इसी प्रकार पुत्री की आयु कितनी होगी, पुत्री की आयु हो जाएगी, उसकी पुत्री की आयु हो जाएगी y माइनस 7 वर्ष। 7 साल पहले भाई वो भी तो 7 साल कम आयु की रही होगी। अब यहाँ पे जो हमारे पास केस 2 है, केस 2 जिसमें कहा गया है क्या कि 3 वर्ष बाद, आप केस ना डालें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको दिक्कत किसी प्रकार से नहीं है, आपको बस सवाल समझ में आना चाहिए। 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु, आफ्ताब एज कितनी होगी, आफ्ताब की आयु। अब सपोज करो बच्चों आपकी अभी की आयु 10 वर्ष है, ठीक है, 11 वर्ष है, 12 वर्ष, जो भी आपकी आयु है, अगर 3 साल बाद अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 3 साल जुड़ जाएंगे। तो अभी यानी प्रेजेंट एज जो है वो आफ्ताब की है x वर्ष, तो हम x में 3 जोड़ देंगे। तो ये लीजिए हमने जोड़ दिया, इतना वर्ष हो गया। ठीक है, उसके बाद
ऐसे ही y प्लस 3 होगा उसकी पुत्री की आयु, ठीक है, पुत्री की आयु यानी डॉटर्स एज, पुत्री की आयु। हुआ क्लियर? अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इंग्लिश वाले बच्चे डालेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो अब केस फर्स्ट में आपको क्या करना है, यहाँ पे बच्चों केस फर्स्ट में आपको क्या करना है, केस फर्स्ट यहाँ से काट दो, यहाँ लिखो केस फर्स्ट क्या, x माइनस 7 इज इक्वल टू वाई माइनस 7। आपको 7 वर्ष पूर्व की दोनों आयु को, आफताब की आयु और आफताब की पुत्री की आयु को बराबर में रखना है और कंडीशन को पढ़ के उनको बराबर करना है। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, आफताब अपनी पुत्री की आयु के 7 गुना था। अब एक बात बताओ, आफताब बड़ा होगा तो बराबर करना है हमें, तो पुत्री की आयु में 7 का गुणा कर दो, हो गया ना 7 गुना बड़ा, ठीक है। अब बराबर हुआ है जाके पुत्री की आयु में जब हमने 7 का गुणा किया तब जाके ये बराबर हुआ। तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 49। तो यहाँ से बना x माइनस 7y। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे आएगी बच्चों, सब कुछ इधर ले आओ, बराबर में 0 रहना चाहिए, आपको बताया था ना। स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म जिसको हम लोग बोलते हैं, -7 माइनस 49 इज इक्वल टू 0। सब कुछ इधर आ गया, चिन्ह बदल गए। x माइनस 7y माइनस का कितना हुआ 9 7 16 यानी 56 इज इक्वल टू 0। तो पहला इक्वेशन हमारा बना, को इधर लाने पर प्लस नहीं किया, अभी आंसर शीट मैच करेंगे तो ये बचेगा कितना 42 बचेगा बच्चों, कितना बचेगा 42 बचेगा। तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन करेक्ट बना है, ठीक है, प्लस का 42 बचेगा क्योंकि 49 बड़ा है और प्लस चिन्ह के साथ है। तो पहला इक्वेशन एकदम करेक्ट आया है बच्चों। दूसरा इक्वेशन आएगा दूसरी वाली स्थिति से, यानी 3 वर्ष बाद वाली स्थिति से। तो बच्चों दूसरा इक्वेशन देख लेते हैं। 3 वर्ष बाद क्या कहा जा रहा है, देखो केस 2 या सेकंड, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो अब से 3 वर्ष बाद यानी कि हम निकाल चुके थे, अब से 3 वर्ष बाद की आयु क्या थी, अब से 3 वर्ष बाद की आयु थी x प्लस 3 और y प्लस 3। इनको बराबर में रखो, x प्लस 3 बराबर y प्लस 3। अब आफताब कह रहा है कि मैं तुमसे सिर्फ 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, मतलब आफताब अब भी बड़ा है। आपको ये देखना है कि बराबर करने के लिए जोड़ घटाना गुणा भाग, ठीक है, हमें किस तरफ करना पड़ेगा, तभी आपका इक्वेशन एकदम करेक्ट बनेगा। तो अभी भी आफताब बड़ा है तो पुत्री की आयु में गुणा करोगे तभी तो जाके बराबर होगी। जैसे मान लो आफताब की आयु 40 वर्ष है और पुत्री की आयु 10 वर्ष है, तो इसी तरफ तो 4 का गुणा करोगे ना भैया, तब जाके बराबर होगा ना। 40 इधर 40 इधर, बीच में खाम खा का बराबर नहीं लगा सकते, एक्चुअल में बराबर करना पड़ता है। तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9। तो x माइनस 3y प्लस 3 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारा बना सेकेंड लीनियर इक्वेशन, ठीक है। ये हो गया पेयर। देखो मैंने जैसा कि बोला हर क्वेश्चन में पेयर मिलेगा, एक इक्वेशन ये बना था, एक इक्वेशन ये बना है, तो अब हमारे पास आ गया पेयर। और हमें सॉल्व नहीं करना है, बस ये रिप्रेजेंटेशन था, इसको ग्राफीय विधि से दिखाना था हमें, और सॉरी अलजेब्रिक मेथड से दिखाना था। अभी ग्राफिकल मेथड से भी दिखाएंगे, ओके, परेशान बिल्कुल ना हो, अभी हम ग्राफिकल मेथड से भी इसको सॉल्व करेंगे। तो बच्चों ये हमारे हो गए लीनियर पेयर्स। अब हमें क्या करना है बच्चों, इन्हें ग्राफिकल मेथड में भी रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफिकल मेथड यानी ग्राफीय विधि, ग्राफिकल मेथड, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने दोनों इक्वेशन लिखने हैं। एक इक्वेशन ये रहा 7x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0, ठीक है, और एक इक्वेशन है x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों यहाँ से आपको हर एक में y की वैल्यू x के फॉर्म में निकालनी है। तो पहले इक्वेशन को हमने उठाया, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42 हो गया कि नहीं। अब हमने क्या किया, हमने लिखा इसको माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42 माइनस x हो गया। अब बच्चों दोनों तरफ माइनस को कॉमन लेके काट दिया तो बचा 7y बराबर x प्लस 42, क्योंकि यहाँ दोनों नंबर प्लस के हो जाएंगे तो x को हमने पहले लिख लिया। y इज इक्वल टू हमें क्या मिला, हमें मिला x प्लस 42 अपॉन 7। क्या मिला, x प्लस 42 अपॉन 7। चेक कर लो एक बार, ये उधर गया ये इधर आया तो यहाँ पे यही आएगा, ठीक है, ऐसे भी चेक कर सकते हैं आप। अब बच्चों जब आपको ये मिला तो इससे बनाओ एक टेबल,
क्या बनानी है हमें, एक टेबल बनानी है हमें इससे, और बहुत ही छोटी सी टेबल बनानी है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा रफ वर्क भी करना पड़ेगा। ये x हो गया, ये y हो गया। यहाँ आपको कुछ ऐसे मान देने हैं x को कि हमारा यहाँ पर y का कुछ वैल्यू निकल के आए। तो आपने जब x को 0 मान दिया तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, x की जगह 0 रखा तो बचा 42, और 7 से 42 को डिवाइड किया तो आया 6। रफ कार्य के तौर पे इसको कर सकते हैं आप, 0 + 42/7 तो हो गया 42/7 यानी कि 6। जब आपने यहाँ पर, अब देखिए अगला कुछ ऐसा मान दें कि नीचे जो 7 है उससे डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे क्या मान दे सकते हैं, तो बच्चों हमने यहाँ पर अब यहाँ पे जो वैल्यू दी वो दे दी 7। क्या वैल्यू दे दी, 7। तो 7 जब यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा 42 और 7 49, और 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 7 49, ठीक है। 7 बार ही भाग गया। अगली बार बच्चों हमने यहाँ पे माइनस में भी आप वैल्यू दे सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिलहाल के लिए ज़रूरत पड़ेगी तो देखेंगे माइनस में। अच्छा चलो माइनस में आपकी ख्वाहिश पूरी कर देते हैं। माइनस में अगर हम यहाँ पे वैल्यू दे दें, जैसे -7 दे दें, तो कितना बचेगा, -7 + 42/7 तो बचा 35/7। तो ये हो गया 7 × 5 = 35 यानी प्लस का 5। तो ये हमने आपकी ख्वाहिश के अनुरूप काम कर दिया है। इसी प्रकार बच्चों जब आप x - 3y - 6 को सॉल्व करेंगे तो आपको पता क्या मिलेगा, आपको मिलेगा y = यहाँ से मैं बताता हूँ, 3y उधर गया तब पॉजिटिव हो गया और 3 आ गया नीचे, यानी x - 6/3। आप सॉल्व करके इसको देखें एक बार, ठीक है बच्चों। तो हमने यहाँ पर इसके लिए भी एक टेबल बनाई, ये रही हमारी टेबल। तो बच्चों यहाँ पे हमें अब x और y के मान रखने हैं, तो 0 रखेंगे तो -2 मिलेगा। देखो 0 रखा तो -6 बचा, 3 से काटा तो -2 आ गया। जब आप यहाँ पे x की जगह आप x की जगह 3 रखेंगे तो 1 मिलेगा आपको, देख लो माइनस का 1 मिलेगा एक्चुअल में। 3 - 6/3 -3/3 -1 मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही जब यहाँ पे 6 रखेंगे तो 0 मिलेगा। इतना आपको करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए अब हमारा काम क्या है, हमारे पास जो टेबल आई है उनसे ग्राफ पेपर पर पॉइंट ड्रॉ करने हैं। और मैं ग्राफ पेपर पे नहीं, मैं बच्चों आपको हमारे इसी ब्लैंक पेपर पे समझाने वाला हूँ। तो चलिए बच्चों इसी पे समझ लेते हैं। एक हमारा ब्लैंक पेपर लेते हैं, इसी पे समझ लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये रहा हमारे पास एक ब्लैंक पेपर, ये रहा स्केल। अब हमें हमारे ग्राफ को रिप्रेजेंट करना है। आप अपनी दोनों टेबल में मिला के देख लें, x और y की मैक्सिमम वैल्यूज़ प्लस और माइनस में कहाँ से कहाँ तक हैं, 7 से, ठीक है, और माइनस में भी 7 तक है x की वैल्यू। तो हम 7 तक का ग्राफ बनाएंगे। तो आप देखो 1 सेंटीमीटर क्या करो, देखो आपको 1 सेंटीमीटर पर कट लेने हैं, ठीक है। आपको 1 सेंटीमीटर का ग्राफ बनाना है। तो देखिए पहले हम ड्रॉ करना सीख लेते हैं थोड़ा। यहाँ से शुरू किया हमने और 15 तक खींच लिया, क्योंकि 7 दूनी 14 और 1 15। और आप यहीं 1 सेंटीमीटर पर निशान लगाओ, 1 सेंटीमीटर पर ही निशान लगाने हैं। ऐसे करके निशान लगा दो 1 सेंटीमीटर पे, ठीक है। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब देखिए बच्चों 7 मैक्सिमम वैल्यूज़ थी हमारी प्लस माइनस में। तो मैंने क्या किया, 7 दूनी 14 और 1 15, एक मिड पॉइंट बीच वाला 8 वाला ये वाला पॉइंट एक्स्ट्रा ले लिया, इसके इधर 7 और ऊपर 7 हो गए, ठीक है। इतना हो गया। चलो बच्चों अब क्या करना है, हमें इस मिड पॉइंट को थोड़ा सा डार्क कर दिया था मैंने ताकि समझ में आता रहे। अब इस तरफ भी 7 वैल्यूज़, यानी यहाँ बीच में 8 होना चाहिए, इधर 7 होंगे और अगली तरफ आगे की तरफ 7 होंगे। तो यहाँ शुरू कर दो 7, या थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ से शुरू करते हैं, ये बराबर निशान आएंगे आपके। और जब आप ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे ना तब तो बहुत ही मज़ा आएगा आपको ड्रॉ भी नहीं करना पड़ेगा, मतलब लाइन भी नहीं खींचनी पड़ेगी, सिंपल पॉइंट नोट करो और लिख दो। तो ये हो गए हमारे ये बन गया हमारा y एक्सिस, ये y डैश, ये x और ये x डैश। आपको पता है इधर x पॉजिटिव होता है, इधर x नेगेटिव होता है, ऊपर y पॉजिटिव होता है, नीचे y नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर हम 1 2 3 4 करके वैल्यूज़ दे देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। यहाँ भी -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। अब बच्चों हमारे पास जो टेबल थी ना उससे बनाओ लाइन्स, अपनी पॉइंट रख के फिर लाइन बनाएंगे। तो देखो बच्चों
पहला पॉइंट है पहली वाली लाइन का, याद रखिएगा ये कौन सी लाइन है, पहले वाली इक्वेशन का बना रहे हैं। तो ये वाला हमने टेबल बनाया था पहले इक्वेशन के लिए, ये सब कुछ निकाल के। तो 0 और 6, 0 यानी x पे 0 यानी कितना भी नहीं चले, और y पे कितना चले 6, तो ऊपर की तरफ प्लस का 6 है ना, तो यहाँ पॉइंट मिला हमें। लाओ पॉइंट दूसरे कलर से ड्रॉ कर देता हूँ, तो हमें यहाँ पे पॉइंट मिला ये वाला, ठीक है। ये पॉइंट कितना मिला हमें 0,6, थोड़ा सा दूर डाल दो। अगला है 7, 7 यानी हम x पे भी 7 चले और y पे भी 7 चले, तो पॉइंट हमारा कहीं आएगा, देखो बच्चों इस सीध में। कहाँ आएगा, देखो मैं एक सीध मिलाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, लगभग इस सीध में हमारा पॉइंट आएगा, यहाँ पर, ठीक है। तो हमने ये रख लिया पॉइंट हमारा, ये कितना है 7, 7, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो क्या है -7 और 5, -7 यहाँ पे और 5 यहाँ पे। तो बच्चों कुल मिला के देखो, आपको स्केल रख के ड्रॉ करना है, कुल मिला के बच्चों यहाँ पे देखो -7 यानी x पे -7, देखिए ये लिखा है पॉइंट -7 और 5, ठीक है। x पे -7 यानी यहाँ पे आ गए, और 5 y पे +5 है तो इधर आएंगे कहीं हम, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे ये आया पॉइंट, देखो यहाँ कहीं, ठीक है, इस यहाँ कहीं पॉइंट आएगा। तो ये आ गया कितना, ये आ गया -7, 5। अब बच्चों ये पॉइंट जो आपके आए हैं इनको मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी है आपको, इनको मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी है। और बच्चों थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ग्राफ पेपर पे एग्जैक्ट बनता है, तो ये वाला हमारा पॉइंट यहाँ पे था, थोड़ा सा ऊपर नीचे होने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये देखिए हमारी एक लाइन यहाँ पे आ गई। अब दूसरी वाली लाइन को ड्रॉ करते हैं। दूसरी वाली लाइन में पहला पॉइंट है 0, -2, 0 यानी x पे कितना भी नहीं जाना है, लेकिन y पे जाना है -2, तो यहाँ आ गए 0, -2। अगला हमारा पॉइंट है ये देखो 3 और -1 यानी यहाँ 3 और इधर -1 यानी कि लगभग इस सीध में यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट आएगा आपका क्या है 3, -1। अगला है 6 और 0, देखो 6 और 0, तो 6 और 0 पॉइंट आपका आएगा यहाँ कहीं, ये देखिए यहाँ पे 6 और y पे 0 मतलब ऊपर नहीं जाना है, तो 6 और 0 ये पॉइंट हो गया आपका 6, 0। तो बच्चों जब आप ये लाइन ड्रॉ करेंगे इसको मिलाती हुए ऐसे जब आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये आपकी एक लाइन बनेगी ऐसे कुछ, ठीक है। अब आप लोग एक बात बताओ मुझे, इसी वाले क्वेश्चन में इसके कैसे सॉल्यूशंस होंगे, यानी इनफाइनाइट होंगे सॉल्यूशंस या फिर सॉल्यूशन होगा ही नहीं, या फिर अगर होगा भी बच्चों तो यूनिक होगा कि नहीं होगा, आप लोग बताओ मुझे। बच्चों यहाँ पर आपको बहुत ही ज़रूरी चीज़ है ये जाननी कि यहाँ पे हमारे यूनिक सॉल्यूशंस निकलेंगे। देखो जब ये लाइन पैरेलल लाइंस नहीं है, ये लाइन यहाँ गैप ज़्यादा है, आगे गैप कम है, यानी आगे कहीं ना कहीं जाके ये दोनों लाइन मिलेंगी जाके, तो यहाँ यूनिक सॉल्यूशंस होंगे। और ये तरीका है ग्राफ पे इन लाइंस को बनाने का। तो उम्मीद करता हूँ ये पहला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए बच्चों 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उनको जल्दी से आप सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। आपको ऐसे ही लाइन बनानी है, मैं बाकी दोनों में भी करवा दूंगा। जो हमारे 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं अब हम लोग। देखो बच्चों अगला जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है कि क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने 1 बल्ला और तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो इसको सॉल्व करते हैं। माना 1 बल्ले की कीमत, 1 बल्ले की कीमत कितने रुपए हमने मान ली, x रुपये मान ली। कितने रुपए मान ली, x रुपये। और एक गेंद की कीमत हमने कितनी मान ली, गेंद की कीमत हमने मान ली y रुपये। अब थोड़ा सा जल्दी करेंगे हैं। अब देखो ध्यान से, केस फर्स्ट, ये थोड़ा आसान और है। उन्होंने बोला कि 3 बल्ले और 6 गेंदें कितने रुपए में खरीदी, 3900 में। भाई 1 बल्ले को खरीदा x में, तो 3 बल्ले हो गए 3x प्लस 6 गेंदें यानी 6y, और ये टोटल कितना रुपया खर्च किया, 3900। तो ये आपका यहाँ से कॉमन आ रहा है 3, तो x प्लस y यहाँ पे कितना 3900। 3 इधर आ गया तो x प्लस y बराबर 39, 2 0 3 नीचे आ गया, 1300 बचा हमारा यहाँ पे। तो x प्लस y बराबर 1300।
एक तो ये आया, ठीक है। उसी प्रकार केस 2 जब आप सॉल्व करोगे, केस 2 में क्या लिखा है, एक और बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें। एक बल्ला मतलब x प्लस 3 गेंदें मतलब 3y, कितने की खरीदी, यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है बच्चों, यहाँ पे 3 कॉमन लिया था तो 2 बचेगा, यहाँ पे कितना 2 बचेगा, ठीक है। तो ये आ गया 1300 में। तो हमारे पास पहला इक्वेशन ये, दूसरा इक्वेशन ये। एक बार और समझ लो, 3 बल्ले 6 गेंदें 3900 में, 3 कॉमन लिया और 3 से उधर काट दिया, तो x प्लस 2y बराबर 1300, x प्लस 3y, एक बल्ला 3 गेंदें 1300 में, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 इक्वेशन आ गए हैं। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यानी समीकरण 1 से x प्लस 2y कितना है 1300, तो 2y कितना आया 1300 माइनस एक्स, तो यहाँ पे y कितना आया 1300 माइनस एक्स बटे 2। टेबल बनाओ तुरंत टेबल बनाओ तुरंत, थोड़ी सी भी डिले नहीं होनी चाहिए। x y, बच्चों देखो ध्यान से, यहाँ पर वैल्यू बड़ी है तो हम ग्राफ में भी वैल्यू बड़ी लेंगे, ठीक है। अभी हमने 1 2 3 करके लिया था, अभी मैं बनाऊंगा ना तो बता दूंगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पे बड़ी बड़ी वैल्यू लेनी है आपको। x का मान यहाँ पे कुछ ऐसा लो कि ये 2 से कट जाए, तो हमने क्या किया, हमने x का मान रख दिया 300। तो देखो 1300 में से 300 गया तो बचा 1000 और यहाँ आया 500, 2 से डिवाइड किया तो कितना आया 500। अब दूसरे वाले में ऐसे करो, मतलब x का एक और मान दो, यहाँ पे 3 लगभग 2-3 पॉइंट आपको निकालने होते हैं, वैसे 2 निकाल लो तो बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, अगला जो वैल्यू था x को हमने कितना दे दिया, हमने x को अगला वैल्यू दे दिया कितना 100। जब 100 घटेगा तो बचेगा क्या 1200 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 600। इस बार हम 2 ही वैल्यू देने वाले हैं। अगली वैल्यू देखो दोस्तों, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड हमारा था x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300, 3y इज इक्वल टू 1300 माइनस एक्स, यानी y इज इक्वल टू 1300 माइनस एक्स अपॉन 3। यहाँ पे भी 2 वैल्यू देनी है, ठीक है, x और y को। तो y को हमने दे दिया 300, तो बचा कितना 300 नहीं 202, क्योंकि फिर 100। देखो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, कुछ ऐसा नंबर देना है जिससे ये डिवाइड हो जाए नीचे वाले नंबर से। 100 घटाएंगे तो बचेगा 1200, 1200 को 3 से डिवाइड किया तो 400, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे कितना दिया, हमने अगली जो वैल्यू दी वो दे दी 400, तो इसमें से 13 में से 4 गया तो 900 बचेगा, 900 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 300 बचेगा। तो ये वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं। अब इनको ग्राफ पे दिखाना है। तो देखो बच्चों, पहली जो दोनों पॉइंट निकल के आए हैं पहली वाली लाइन के 300 और 500, कितना आया 300 और 500। इस बार इस वाले केस से देखते हैं, x पे 300 ये रहा। हाँ एक बात और बता दूं, देखिए हमारी जो वैल्यूज़ थी वो बड़ी बड़ी थी, ठीक है। ये जो पॉइंट आए हैं ये बड़ी बड़ी वैल्यूज़ आई। इस बार हमने 1 2 3 की जगह 100 200 300 से ग्राफ बनाया है। ऐसा आप बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ स्केल आप लिख देना, स्केल क्या है, ग्राफ की स्केल हमने यूज़ की है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100। क्या यूज़ किया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100, ठीक है। तो यहाँ पर 300 और 500 पॉइंट आपको दिखाना है। 300 ये हो गया और 500 कहाँ ऊपर, तो इसकी सीध में यहाँ पे कहीं ऊपर आएगा। देखो ऐसे करके सीध यहाँ पे लगा लिया करो ऐसे, ठीक है, ऐसे, और नीचे एकदम सीध में आ रहा है या नहीं, ऐसे। तो ये वाला पॉइंट आपका आ गया कितना 300, 500। x को पहले लिखा जाता है, y को बाद में लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद 100 और 600, 100 और 600, तो इस वाली सीध में यहाँ पे 100 और 600, तो दूसरा पॉइंट ये आया। अब बच्चों आपको क्या करना है, इन दोनों पॉइंटों को मिलाकर जाने वाली लाइन को खींच देना है ऐसे। ये जो पॉइंट है ना, इनसे होकर जाने वाली लाइन को बाकायदा आप खींच दो, यूं ये खींच दिया हमने, ठीक है। इस लाइन को हमने खींच दिया यहाँ से, और थोड़ा अच्छे से करें बच्चों, ठीक है। यहाँ पे ये पॉइंट एकदम सटीक जाना चाहिए। अब बच्चों हमें क्या करना है, दूसरी वाली लाइन को ड्रॉ करना है। दूसरी वाली लाइन में कितना है 200 और 400, तो हम x पे गए 200 और y पे गए 400, मतलब पॉइंट लगभग आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है। इस सीध में लगभग यहाँ पे पॉइंट आपको मिलने वाला है। उसके बाद 400 और 300, 400 और 300 यहाँ पे पॉइंट लगभग आपको मिलेगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए ध्यान से, हमें क्या करना है, हमें यहाँ भी लाइन खींचनी है इन दोनों को मिला के।
इन दोनों को मिला के लाइन खींच देनी है। तो बच्चों ये जो हमारे इक्वेशंस हैं ये ड्रॉ हो चुके हैं। इन पॉइंट को और आप लिख दो 200 शिट बच्चों ये 100 था, कितना था 100 था। तो ये वाला पॉइंट थोड़ा सा मिस्टेक कर गया, ये पॉइंट यहाँ होना चाहिए था 100 और 400, कहाँ होना चाहिए था 100 और 400 मतलब यहाँ पे पॉइंट होता, ठीक है, और ये यहीं पे होता। तो बच्चों ये लाइन ना कुछ ऐसी जाती है, लाओ मैं दोबारा से खींच के आपको दिखाता हूँ। ये लाइन कुछ ऐसी जाती है, वो मेरा ही मिसप्रिंट था, मेरा ही गलत लिखा हुआ था। ये लाइन कुछ ऐसी जाती है इस प्रकार, ठीक है, ऐसी लाइन जाती है हमारी ये वाली, ऐसी। ये लाइन नहीं आपको लेनी है, ये गलत हो गई है क्योंकि ये वाला पॉइंट 100 था, मैंने 200 देख के यहाँ पे लिख दिया। तो 100 और 400 ये पहला पॉइंट है, और ये दूसरा पॉइंट हमारा कितना है, दूसरा पॉइंट हमारा है 300। यहाँ देख लेते हैं एक बार, 400 और 300, एक्स पे 400 गए थे और वाई पे 300, 400 और 300। तो ऐसे करके हमें लाइन ड्रॉ करनी है, और यहाँ भी एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा क्योंकि ये भी तिरछी लाइनें हैं जो आगे बढ़ाने पर एक दूसरे को काट देंगी इधर कहीं, ठीक है। तो ऐसे दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तीसरे क्वेश्चन को करते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे बच्चों हमारा है 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 था। देखो बच्चों हम डायरेक्ट करते हैं, हमने सेब को क्या माना, हमने सेब को माना x रुपये प्रति किलोग्राम और अंगूर को माना y रुपये प्रति किलोग्राम। जो पहले लिखा हो उसको x मानो, जो बाद में लिखा हो उसको y मानो, ठीक है। तो केस फर्स्ट क्या कह रहा है, 2 किलोग्राम सेब, भाई 1 किलोग्राम आ रहे हैं x रुपये के, तो 2 किलोग्राम हो गए 2x प्लस 1 किलोग्राम अंगूर यानी y बराबर 160, इक्वेशन फर्स्ट। और यही हाल के हाल यहाँ से बच्चों पॉइंट भी बना लेते हैं, ठीक है। y बराबर 160 माइनस 2x, यहाँ से टेबल बनाई हमने, ठीक है। ये देखिए एल्जेब्रिक फॉर्म तो हो ही गई, बस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है, हम यहाँ पे ये पॉइंट बना रहे हैं। x बराबर अगर हम यहाँ पे बच्चों कितना रख दें 40, x बराबर रख देते हैं 40, तो हमें कितना मिलेगा 40 दूनी 80 और 160 में से 80 घटाए तो 80 बचा। और बच्चों x बराबर यदि हम 80 रख दें तो मिलेगा 0, क्योंकि 80 दूनी होता है 160, ठीक है। अब बच्चों क्या करना है, ये केस फर्स्ट था। केस टू में हमें क्या करना है कि देखो 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। तो 4 किलोग्राम यानी 4x हो गया, और 2 किलोग्राम अंगूर मतलब 2 बाई हो गया, बराबर कितना हो गया 300। बच्चों यहाँ पे 2 कॉमन है तो 2 इंटू 2x हो गया प्लस y बराबर 300। 2 से काटा तो ये हो गया 150, यानी 2x प्लस y बराबर 150, y इज इक्वल टू 150 माइनस 2x। यहाँ पे भी टेबल बना लेते हैं, ठीक है। और बच्चों देखो ये होती हैं एल्जेब्रिक फॉर्म, आपको यहाँ पे कहा गया ना बीजगणितीय रूप में दिखाना है, तो ये एल्जेब्रिक फॉर्म है, ये ज्यामितीय रूप जो हम बनाएंगे ग्राफ। तो x और y यहाँ पे रखना है। यहाँ देखो x बराबर कितना रखें, x बराबर रख देते हैं हम यहाँ पर फिर से 40, तो हमें y बराबर कितना मिलेगा 40 दूनी 80। अब 150 में से 80 घटाओगे तो कितना आएगा 70, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने पाया, हमने यहाँ पे रख दिया बेटा 80 नहीं रखते हैं इस बार, हम लोग रखते हैं 70 रखते हैं, तो 70 दूनी 140, अब आएगा 10, ठीक है। आप यहाँ पे रख के सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 2 पॉइंट हमने निकाल लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 2 पॉइंट ही आप निकाला करो, 2 से ज़्यादा पॉइंट निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ग्राफ बनाते हैं बहुत जल्दी से, पॉइंट देख लो 70 70 80, यानी हमें इस बार स्केल लेनी है। स्केल देखो इस बार क्या लेनी है हमें 80 तक, यानी फिर से आप बनाओ कुछ 15 16 17 तक बना लो, ठीक है, 18 तक बना लो। और क्या भाई यहाँ पे 9 पे निशान लगा दो, एक ये देखो 1 सेंटीमीटर पे मैंने निशान लगा दिए। जल्दी बना सकते हो आप ग्राफ, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, ग्राफ जल्दी बना सकते हो, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ये लगाया निशान, इसको मिडिल मान लेते हैं, तो यहाँ से इस साइड वाला भी खींच लेते हैं, ऐसे यहाँ रखा और ये खींच दिया, लो ये लगा दिए निशान। वैसे बच्चों यहाँ पे आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आप अगर पॉजिटिव वैल्यूज़ है ना तो पॉजिटिव वाले में ही खींचा करो, नेगेटिव वैल्यू है तो नेगेटिव वाले में ही खींचा करो। तो अब देखो बच्चों हमारे जो वैल्यूज़ हैं वो 70 80 40 10 इस फॉर्म में हैं। तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे 10 20 30 40
50, 60, 70, 80 और सारी पॉजिटिव वैल्यू है तो हम सिर्फ पॉजिटिव वाला लिख रहे हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। ठीक है, अब देखो बच्चों, हमें पहली वाली लाइन को ड्रॉ करना है। 40 और 80, 40 और 80 जो हमारा पॉइंट है वो कहाँ पे आएगा? एक्स पर 40 गए और वाई पर 80 गए, तो बच्चों एकदम जस्ट इसके सामने ऐसे बना लिया करो और 40 ऐसे बनाएंगे हम लोग। ठीक है, 40 यहाँ पे कहीं पॉइंट आएगा, ये आप स्केल रख के नापेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको बनाना सिखा रहा हूँ सिर्फ। कितना आएगा? 40, 80। अगला हमारा पॉइंट देखो 80 और 0, जब 80 गए एक्स पे तो वाई पे 0, एक्स पे जब 80 गई तो वाई पे 0, यानी ऊपर जाना ही नहीं है, तो यही पॉइंट आ गया 80 और 0। तो बच्चों हमें ये वाली लाइन फटाक से खींच देनी है इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए। देखिए बच्चों, मैं ये वाली लाइन खींच देता हूँ, इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए ये लाइन खींच देता हूँ। लीजिए, मैंने ये लाइन खींच दी। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन में एक चीज़ आपको बता दूं, लाइन को रिप्रेजेंट जब किया करो तब बच्चों ऐसे करके लिख दिया करो। ये कौन सी वाली लाइन थी? ये वाली लाइन थी, पहली वाली। कौन सी? 2x + y = 160, 2x + y = 160। अब दूसरी वाली लाइन यहाँ पे हम खींचेंगे, तो उसके लिए हमारे पास पॉइंट है 40 और 70। पहला 40 और दूसरा 70, यानी यहीं कहीं काटेगा आके इस जगह। ठीक है, 40 और 70। और अगला पॉइंट है 70 और 10, 70 और 10। तो 10 वाली सीध पे आगे गए हम यूं, और 70 यानी यहाँ पे कहीं पॉइंट होगा। 70 और 10। तो यहाँ देखो अब ध्यान से, ये जो लाइन हमें दिख रही है ना, ये कैसी बनेगी? देखो बहुत ही ज़्यादा पास पास। ठीक है, ऐसे करके कुछ ये लाइन्स आपकी बनेगी। अगली लाइन ये वाली है, तो ये वाली लाइन कुछ इस प्रकार ड्रॉ होंगी। ये दूसरी वाली लाइन है और इसका क्या है? देखो इक्वेशन है 2x + y = 150। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? 2x + y और 150 को इधर ले आए, -150 = 0, और इसका क्या होगा? 2x + y - 160 = 0। तो कुल मिलाकर ऐसे हमारे यहाँ पे नंबर्स आने वाले हैं। ठीक है बच्चों, और देखो एक सबसे ज़रूरी चीज़, ये पैरेलल लाइन है या नहीं है? बिल्कुल पैरेलल है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख के आपको दिखाता हूँ, 2x + y - 150 और ऊपर वाला था 2x + y - 160 = 0 यहाँ से अगर हम निकालें तो a1 = 2, b1 = 1 और c1 = -160। माइनस का लगाए तो माइनस के साथ उठा लिया। यहाँ से अगर हम निकालें तो a2 = 2, b2 = 1 और c2 = -150। देखो बच्चों यहाँ पर a1/a2 कितना आ रहा है? 2/2 = 1। b1/v2 कितना आ रहा है? 1/1 = 1 और c1/c2 कितना आ रहा है? -160/- 150। यहाँ पे आया माइनस माइनस कैंसिल, 16/15। अब ध्यान से देखो बच्चों, आपको पता लग रहा होगा कि a1/a2 = b1/b2 तो है, लेकिन ये c1/c2 के बराबर नहीं है। इसका मतलब हमारे रैखिक युग्म का हल संभव नहीं है। यहाँ पर इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस हैं आपके। कैसे? कंसिस्टेंट इक्वेशंस हैं, असंगत। कैसे हैं? असंगत, यानी कोई हल नहीं होगा, तभी तो रेखाएं समांतर हैं। ये मैंने बस आपको इस वाली एक्सरसाइज में नहीं करना है, बस एक बता दिया है, आगे की एक्सरसाइज के लिए एक हिंट दे दी है कि कुछ इस प्रकार से हम आगे सॉल्व करने वाले हैं और अगली कुछ एक्सरसाइजेस को हम बोर्ड पर ही करेंगे। ये ग्राफ के लिए मैंने इस पे बस बताई थी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये आगे के लिए कुछ हिंट थी, आगे हो सकता है आपको अगली एक्सरसाइज है उसमें इसकी ज़रूरत पड़ जाए। हमारा क्वेश्चन तो वहीं खत्म हो गया था, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बाद ही ये बस आगे के लिए था। और ये पैरेलल लाइन निकली थी, मैंने बताया था पैरेलल लाइन काटती नहीं है, मतलब कोई हल नहीं होता है। और यहाँ भी देखो, जब हमने कोफिशिएंट से यहाँ पे इसको कंपेयर करके निकाला तब भी हमें वही पता चला, इनकंसिस्टेंट है, असंगत है, मतलब कोई हल नहीं होगा। तो दोनों ही चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब बच्चों थोड़ी सी बातचीत हो जाए। तो बच्चों आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपको अगर कहीं भी क्वेश्चंस को समझने में दिक्कत हुई है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। हम इस पर कोशिश करेंगे कि दूसरी वीडियो बना के आपको समझा सकें। और बच्चों अगर आपको वीडियो समझ आ गई है, आपको क्वेश्चंस मजे से समझ में आए हैं, तो उसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दें। और वीडियो आपको समझ में आई है तो वीडियो को लाइक भी कर दें, अपने दोस्तों में इसको फैला दें, शेयर कर दें। ठीक है बच्चों, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।